So hello everyone. In this video, we will discuss the last minute tips and tricks for the CMA Intermediate June examination that is to be held on today. So without wasting time further, we'll get to the video. So जैसा कि आपने सारी पढ़ाई कर ली है ना, तो पहली चीज़ तो आपकी अपनी जो बुक्स आप पढ़ रहे हो ना, उस बुक्स को क्लोज़ कर देना 12 बजे. उसके बाद पढ़ाई मत करना. गिव अ ब्रेक ऑफ अबाउट हाफ एन आवर. आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा टाइम देना. उसके बाद क्योंकि पेपर आपका 2 बजे स्टार्ट होता है, तो वहाँ उसके बीच में आपको नहीं पढ़ना. ये जो 12 से 2 का पीरियड होता है, इसमें मत पढ़ना, क्योंकि इसमें माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है. अगर माइंड रिलैक्स रहेगा ना, तो सारी चीज़ याद आती हैं अपन को. तो उसके लिए गिव अ ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर आफ्टर 12 है ना. सो पहली चीज़ तो ये. सेकंड चीज़ कि आपको पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है. तो पेपर आपको मिलेगा 1:45 पे, तो आपको 15 मिनट का जो टाइम है, रीडिंग टाइम, उसको सही से यूटिलाइज़ करना है. 15 मिनट के टाइम के अंदर आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चंस आते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, उनको रीड आउट करना है. उसको रीड करने के बाद उनमें मार्किंग कर लेनी है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा. आपको ओनली यानी 2 क्वेश्चन, मतलब 14 मार्क्स के यानी 2 क्वेश्चन आपको देखने हैं कि ये मुझे आ रहे हैं नहीं आ रहे, ताकि आपके क्या स्टार्टिंग का पेपर आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ. आप पेपर आपका स्टार्ट हो जाए एक बार. तो 2 क्वेश्चन आपने देख लिए, ठीक है, वो आपको वेल एंड गुड आ रहे हैं, ठीक, कोई इशू नहीं है. आप बाकी सारे क्वेश्चन रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन आपको, मतलब कोई से भी 2 क्वेश्चन आपको पिक करने हैं. उसके बाद क्वेश्चन आता है कि एमसीक्यूज़ में कैसे अटेम्प्ट करूँ. तो एमसीक्यूज़ के लिए क्या करना है ना, एमसीक्यू का टाइम क्या होना चाहिए. देखो, इधर आप है ना स्टार्टिंग के अंदर अगर आप 15 मिनट के अंदर क्वेश्चन सारे रीड कर लिया आपने डिस्क्रिप्टिव, तो आप है ना एमसीक्यूज़ को भी रीड कर लेना. एमसीक्यूज़ को रीड करके एमसीक्यूज़ में जो इजी, मतलब उसमें मार्किंग कर लेना कि ये एमसीक्यू का आंसर ये इसका आंसर ये है. उसके बाद जब आपको आंसर शीट मिलेगी, तो उसमें फिर फिल आउट कर लेना. या तो आप ये कर सकते हो, या फिर ये कर सकते हो कि जब आपका है ना 2-3 क्वेश्चन हो जाएं, बड़े 14 मार्क्स के 2-3 क्वेश्चन हो जाएं, तब आप एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करना, फिल आउट करना. बट मैं रिकमेंड करूँगा स्टार्टिंग में ही कर लेना, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, क्योंकि आपको एमसीक्यू की शीट होती है वो पेपर के साथ में मिल जाती है. तो अब थर्ड क्वेश्चन आता है कि इज़ इट पॉसिबल कि अपन पेपर 3 घंटे में अटेम्प्ट कर पाएँ. तो बिल्कुल पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि है ना, आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने होते हैं, तो आपको 7 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन करने होते हैं. तो 5 क्वेश्चन के अंदर भी सबाइफिकेशन दिया हुआ है, 7-7 क्वेश्चन मार्क्स के क्वेश्चन का. अब क्योंकि उसमें है ना 2 तो केस स्टडी आएंगी, और बाकी क्वेश्चन आएंगे सारे वो थ्योरेटिकल आएंगे, डिस्क्रिप्टिव. अब आपको क्या करना है कि पहले तो जो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उनको फिनिश आउट कर लेना है. उसके बाद स्टार्ट करना है केस स्टडी. केस स्टडी के अंदर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, वो अटेम्प्ट करने के बाद आपके पास अच्छा खासा टाइम बचता है, क्योंकि केस स्टडी का आंसर जनरली इतना बड़ा नहीं होता. डिस्क्रिप्टिव का जो आपका थ्योरी आंसर होता है वो जनरली बड़ा होता है, बट केस स्टडी का आंसर हमेशा पार्ट्स में बटा हुआ होता है. अगला क्वेश्चन वही है कि अपन कैसे अटेम्प्ट करते हैं केस स्टडी को. केस स्टडी को अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट क्या तरीका, जब भी आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो, तो क्वेश्चन को स्टार्टिंग से मत रीड करो, डायरेक्ट जंप उसके सबसे नीचे वाली लाइन को रीड करो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. आपने वो रीड करा तो आपको ग्लिम्स मिल जाएगा कि क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, मतलब किस चैप्टर से क्वेश्चन आ गया या फिर किस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, वो पता लग गया. अब स्टार्ट विद द अपर, मतलब ऊपर से स्टार्ट करो क्वेश्चन को पढ़ना. क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया तो आइडिया लग गया कि हाँ, ये इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है. उसके बाद अपन ने उसको लिखना कैसे, आंसर केस स्टडी आंसर को. तो केस स्टडी के आंसर को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो हमेशा. सबसे पहले लिखो प्रोविजन, कि उस क्वेश्चन कौन से सेक्शन या कौन से प्रोविजन को रेफर कर रहा है. आपको कभी भी सेक्शन कोट नहीं करना अगर श्योर नहीं हो. आपको वर्ड टू वर्ड आंसर नहीं लिखना. लॉ का जो होता है वो अपने बुक्स में होता है, वो वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना, क्योंकि पॉसिबल नहीं है वो. आप खुद के वर्ड्स में फ्रेम कर सकते हो आंसर ना. थर्ड चीज़ कि आपने प्रोविज़न लिख दिया. प्रोविज़न को भी स्मॉल और छोटा रखना. जितना आप प्रोविज़न ईजीली समझा पाओगे आंसर के अंदर, उतना अच्छा है. सेकंड थिंग क्या है कि प्रोविज़न लिख दिया, फिर लिखो फैक्ट ऑफ द केस. फैक्ट ऑफ द केस के अंदर एज इट इज़ क्वेश्चन को छोटे, अगर क्वेश्चन 5 लाइन का है तो उसको 1-2 लाइन के अंदर लिख दो फैक्ट ऑफ द केस के अंदर. लास्ट में लिखना है आपको कंक्लूजन. कंक्लूजन के अंदर आपको बेसिकली ये बताना है कि अगर उसने पूछा है कि वो गिल्टी है या नहीं है, तो आपको वो वहाँ पे लिखना है, उसको अंडरलाइन करना है या ब्रैकेट कर देना. जो आपका कंक्लूजन है, कंक्लूजन को अंडरलाइन या ब्रैकेट कर देना. इस तरह से अटैम्प्ट करोगे केस स्टडी को, तो जल्दी अटैम्प्ट हो जाएगी. और आंसर को नीट एंड क्लीन रखना, क्योंकि अगर आंसर थोड़ा अनटाइडी लगेगा तो वो एग्जामिनर के ऊपर गंदा इम्पैक्ट डालता है माइंड के ऊपर. तो केस स्टडी कैसे अटैम्प्ट करनी है, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन को रीड करना, लास्ट से स्टार्ट करना, लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन लाइन है उससे स्टार्ट करना, फिर ऊपर से स्टार्ट करना, क्वेश्चन को रीड करना. तब इतना करने के बाद आपको आंसर कैसे अटैम्प्ट करना है. आंसर में सबसे पहले प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, फिर कंक्लूजन.
और इसमें ऐसा कोई नहीं है कि अपन को एक ही पेज में पूरा आंसर लिखना है, आप आराम से दो पेज यूज़ करो, 3 पेज यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर क्लियर दिखना चाहिए, है ना। ये तो हो गया केस स्टडी। लास्ट आता है कि थ्योरी आंसर कैसे करें। थ्योरी आंसर को भी आप क्या करो, पार्ट्स में बांट दो, पॉइंट्स में बांट दो। कभी भी थ्योरी आंसर को पैराग्राफ में मत लिखना। स्टार्ट हमेशा किससे करो, रेफरेंस दो, कौन से चैप्टर का है, कौन से आपके प्रोविजन का है, उसका रेफरेंस दो ऊपर कि इस चैप्टर का ये है, मतलब उसका सेक्शन मत लिखो कभी भी अगर श्योर नहीं हो, लेकिन उसका रेफरेंस जरूर दो ताकि उसको एग्जाम को लगेगा कि आप पढ़ के आए हो। वो देने के बाद नीचे जब भी आंसर स्टार्ट कर रहे हो 2-3 लाइन का आपने उसको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया, फिर उस टॉपिक को पॉइंट्स में बांट दिया, पूरे टॉपिक को पॉइंट्स में बांट दिया आपने। उससे क्या होगा, इजीली वो आंसर को पढ़ पाएगा आपका एग्जामिनर। अगर आप उसको पैराग्राफ में कर दोगे ना, पैराग्राफ के अंदर वो आंसर कभी पढ़ ही नहीं पाएगा, तो वो आपको हमेशा थोड़ा सा पढ़ के आगे चला जाएगा। वो नहीं करना, आपके आंसर को पूरा रीड करना चाहिए वो, तभी नंबर पूरे मिलेंगे। तो ये हो गया। अब एक चीज़ और आती है कि एग्ज़ाम के अंदर ना आपको जो आंसर शीट मिलती है, आंसर शीट के अंदर हमेशा जो क्वेश्चन नंबर अपन लिखते हैं तो उसको फ्रंट में लिखना, ना कि साइड में। फ्रंट में क्वेश्चन नंबर लिखना ताकि विजिबल हो। अगर विजिबल हुआ पूरा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना आप लोग को ध्यान रखना है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन, विल श्योर रॉक द एग्जामिनेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।